रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है द रेनेसां मूवमेंट। अब तक जो है हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि रेनेसां इज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग और रेनेसां इज द रीबर्थ ऑफ नॉलेज। लाइक क्या मतलब, इसका क्या मतलब, किस चीज का रीबर्थ हुआ था? रीबर्थ का मतलब दोबारा जन्म लेना। तो पहले ये नॉलेज कहाँ पे था? अच्छा, कहां से नॉलेज का रिवाइवल हुई? तो बेटा इंशाल्लाह इस लेक्चर में ये सारे बातें आपको क्लियर होगा। तो बेटा सबसे पहले जो है द रेनेसां मूवमेंट, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट द रेनेसां मूवमेंट। तो बेटा आप लोगों ने बहुत गौर के साथ जो है हर एक पॉइंट को नोट करना है। वो कहते हैं रेनेसां लिटरली मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल। इसका लिटरली मीन है रीबर्थ और रिवाइवल। अब किस चीज का रीबर्थ या रिवाइवल? ऑफ ग्रीक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड पैटर्न ऑफ लाइफ। कब हुआ था? मिडिल एजेस के टाइम पे हुआ था। याद रखिए कि बेटा अब मैं आपको थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूं। टर्क्स, अगर आप लोग जानते, टर्क्स इन्वेडर्स, ये बड़े वो खूनरेज और बड़े मतलब खतरनाक लोग थे। वो ग्रीक के ऊपर मुसलसल वो हमले करते रहते थे और ना कि उन टर्क्स ने उन ग्रीक लोगों का जिंदगी या उसका जीना खराब कर दिया, बल्कि उसका नॉलेज भी उनसे छीन लिया। मतलब उसका लिटरेचर भी उन्होंने स्पॉइल कर दिया। ठीक है बेटा, ये मैं मिडिल एजेस की बात करता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट, द टर्क्स वर barbarous tribes who not only destroyed their wealth but also their art and literature and center of their culture and education in 15th century। तो मतलब मिडिल एजेस में ना, तो ये सिर्फ टर्क्स जो है, ये सिर्फ उन्होंने उनका जीना खराब नहीं कर दिया, उसका सिर्फ दौलत खराब नहीं कर दिया, बल्कि उसका आर्ट, उसका लिटरेचर और सब कुछ जो है वो खराब कर दिया। तो फिर क्या हुआ बेटा? फिर हमारे पास द फाइनल होलोकॉस्ट, इसके बाद जो आखिरी हमारे पास तबाही मचाएगी। ये मैं आपको रेनेसां की पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि हाउ यू विल मेक श्योर दैट यू हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट द रेनेसां मूवमेंट। तो फिर फाइनल होलोकॉस्ट क्या हुआ? अकर्ड विद द फॉल ऑफ द कंस्टेंटिनोपल टू द टर्क्स इन 1453। जब 1453 के अंदर कंस्टेंटिनोपल की फॉल हुई, तो क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास ग्रीक स्कॉलर थे, जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट थे ग्रीक का, वो फ्लिट हो गए और वो भागने लगे। ग्रीक से वो निकलने लगे, भागने लगे। और फिर कहां पर वो चले गए? तो वो मालूम करता था कि जिधर उसको ठीक एटमॉस्फेयर मिलता था, जिधर वो लोग बैठते थे, जिधर वो लोग अपना जिंदगी गुजार सकते हैं, तो वहां पर रहने लगे। अब सुने बेटा, जितने भी ग्रीक स्कॉलर थे या ग्रेट राइटर्स थे, तो उनके पास जितने भी किताबें, मैनोस्क्रिप्ट्स, जितने भी राइटिंग या उसके पास जितने भी फिलॉसफी के बुक्स, जितने भी लिटरेचर के बुक, उन्हें वो सारे किताबें उठा के जो है और उन्होंने भागना शुरू की। समझ आते हैं नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खुद को बचा, बल्कि उसने अपना लिटरेचर को इस तरह बचाया कि पूरा बुक्स, पूरा उसका जितना भी उसका वो बैंक था अपना स्टडी का, हर एक स्कॉलर ने वो उठाए, वो भागने शुरू की। और उन्होंने जो अपना बेस्ट प्लेस समझा अपना रहने के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए, सो दैट वाज इटली। इसलिए तो आप लोग अक्सर कहते हो कि रेनेसां स्टार्टेड इन इटली। अब इटली के अंदर जब वो स्कॉलर आए तो वो स्कॉलर रहने लगे, तो इटली के अंदर उस ग्रीक नॉलेज का दोबारा जन्म, उन्होंने दोबारा जन्म ली, उन्होंने दोबारा वो लर्निंग शुरू की। वहां पर वो लर्निंग जो है, वो स्कॉलर जो है वो रहने लगे। जैसे जैसे वो रहने लगे तो इटली के ऊपर इसका वो इन्फ्लुएंस जाता रहा। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट के रेनेसां फर्स्ट स्टार्टेड इन इटली। अब आपको समझ आया पॉइंट को, क्यों वो इटली के अंदर वो रेनेसां पहले शुरू हुई? क्योंकि ग्रीक के जितने भी स्कॉलर थे वो पहले कहाँ पे आए? वो इटली पे आए, इटली में वो रहने लगे। इसके बाद जितने भी लिटरेरी बुक्स, मैनोस्क्रिप्ट, वो सारा चीज वो वहां पर उन्होंने वो पढ़ना शुरू की, पढ़ाना शुरू की, और इटली के ऊपर इसका खुद ब खुद जो है क्या हुआ? असर हुआ। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट हाउ रेनेसां स्टार्टेड इन इटली एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेनेसां। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम शुरू करते हैं। तो ये कब वो भाग गए ग्रीक स्कॉलर? जब कंस्टेंटिनोपल का फॉल हुआ। कब? 1453 में।
अच्छा, नेक्स्ट द ग्रीक लर्निंग वर आल्सो रिसीव्ड बाय द स्कॉलर्स ऑफ द क्लासिक कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। अच्छा, अब सुने बेटा, अब हमारे पास अक्सर आप लोग ह्यूमनिस्ट नाम आप सुनते हो, तो ग्रीक का जो भी नॉलेज था, तो हर एरा में, जैसे कि वो इटली आए तो इटली में वो रहने लगे, जर्मनी में रहने लगे, स्पेन में रहने लगे, फ्रांस में रहने लगे, नेदरलैंड में रहने लगे, इंग्लैंड में रहने लगे। वहां पर उन्होंने, उन लोगों ने जो फॉर एग्जांपल इटली के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने उनके नॉलेज को गेन करना शुरू की और उसको रिसीव करना शुरू की, उसको सीखना शुरू की। सो दोज हु वर इंटरेस्टेड टू लर्न द नॉलेज ऑफ ग्रीक वर कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। तो वो लोग जो ग्रीक का नॉलेज सीखते थे या इसको वो शुरू करते थे, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ह्यूमनिस्ट। नेक्स्ट बेटा लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द रेनेसां ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन इज अ मैन। पूरे रेनेसां का जो मकसद था वो ये कि इंसान को इंसान की नजर से देखा जाए। मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड के अंदर वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे आई। जरा गौर करें तो हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जितने भी हमारे पास राइटर हैं उनके आप वर्क देख लें, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज ऑफ टाइम, और ऐसे कोई हम वर्क जो है वो आप फॉर एग्जांपल बेन जॉनसन की या डॉक्टर बेन जॉनसन की कॉमेडीज अगर आप देख लें, या जितने भी आप अगर वो हमारे पास जो एलिजाबेथन क्रिटिक्स है वो सारे अगर आप लोग देख ले, तो उनका अगर मिल्टन की, चले मिल्टन की अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात हम कर ले, या अगर हम फेरी क्वीन के बारे में हम बात कर ले एडमंड स्पेंसर की, तो उन सारों का मकसद ही यही था कि इंसान को इंसान की नज़र से देखा जाए। पूरे जो है उस रेनेसां का मकसद ही यही था कि इंसान को पहचानना। तो बाद में जो है रेनेसां जिधर भी वो स्टे की, वो स्कॉलर जिधर भी वो स्टे करता था, तो ना सिर्फ उसके लिटरेचर में इन्फ्लुएंस आता था बल्कि उसके वर्ल्डली लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत बड़ा असर आया था। तो आपको पता चला कि रेनेसां का थीम क्या था, मेन मकसद ये था कि इंसान को इंसान की तरह डील करना। अब मैं आपको बताता चलूं कि रेनेसां के अंदर जो है वो रेनेसां कहाँ से शुरू हुई फिर कहाँ चली गई। याद है कि बेटा सबसे पहले पॉइंट आपने कि रेनेसां के स्कॉलर जो है उन्होंने इटली के अंदर उन्होंने स्टे की, तो मतलब रेनेसां जो है वो इटली में शुरू हुई। फिर जो है वो जर्मनी आ गए। आपने नहीं बोलना रेनेसां से इटली से जर्मनी, तो मतलब इटली से जर्मनी वो लोग आए। इसके बाद फिर वो स्पेन आए, जर्मनी से स्पेन आ गए। इसके बाद वो फ्रांस आ गए, स्पेन से वो लोग, देखिए रेनेसां पहले इटली चली गई। बच्चे रेनेसां इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ सिंगल डे कि बस रिबर्थ हुई। तो अच्छा, बर्थ कैसा हुई, पहले बर्थ उसका था, वो कहां चला, टू रीबर्थ ऑफ द ग्रीक लिटरेचर, डिस्कवरी ऑफ द ग्रीक लिटरेचर। उसके ग्रीक ने, वो टर्क्स ने तो उसको अपने ख्याल में खराब कर दिया था ना, स्पॉइल कर दिया था ना, लेकिन उसका दोबारा उन्होंने जन्म लिया। नेक्स्ट जो है फिर वो फ्रांस चला गया, फ्रांस के बाद जो है वो नेदरलैंड चला गया, और नेदरलैंड के बाद फिर वो इंग्लैंड आया। इससे आप कोई एक्रोनिम भी बनाया था कि आपसे एक्स फैन जो है IGSFNE, ये आपने वो याद रख। इटली चला गया, फिर जर्मनी चला गया, फिर स्पेन चला गया, फिर फ्रांस चला गया, फिर नेदरलैंड चला गया, फिर इंग्लैंड चला गया। क्या चीज है रेनेसां इज नॉट नेम ऑफ अ गर्ल, रेनेसां वाज अ मूवमेंट, एंड अ मूवमेंट वाज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ सिंगल डे। तो फिर क्या हुआ बेटा, जितने भी हमारे पास ये स्कॉलर्स थे और वो मुख्तलिफ एरियाज में रहने लगे, वहां पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ा। अब हमारे पास इंग्लैंड के टाइम पे, उसी टाइम पे जितने भी हमारे पास ग्रेट राइटर्स बन गए, तो वो बन गए हमारे पास किस, ग्रीक की वजह से, ग्रीक के ग्रेट राइटर्स की वजह से। अब ग्रीक के ग्रेट राइटर जैसे कि उन्होंने फॉलो करना शुरू की, जैसे कि होमर को फॉलो करना शुरू की, वर्जिल को फॉलो करना शुरू की, प्लेटो को, और इस तरह के हमारे पास एरिस्टोटल को और यूरिपिडीज को, मतलब उनको उन्होंने वो फॉलो करना शुरू की, और उसी का स्टाइल और उसी का ऑलरेडी जो है ये लोग जो ग्रीक स्कॉलर जो थे उसके पास तो बहुत सारे पोइट्री के, लिटरेचर के फॉर्म और बहुत सारे लिटरेचर मटेरियल तो मौजूद थे ना। तो जब आपके पास एक चीज मौजूद हो तो तुम खुद उसको देख के इसका कॉपी करना शुरू करते हो, नकल उतारना शुरू करते हो। तो जब आप थोड़ा नकल उतारते उतारते थोड़ा कामयाब हो, मतलब हो जाते हो, या आपको थोड़ा, तो फिर आपको उसी काम में दिलचस्पी शुरू हो जाता है।
सो बेटा इसी रफ्ता रफ्ता जो है फिर हमारे पास जब हमारे पास एलिज़ाबेथन एरा के टाइम पे जो है वो जितने भी जैसे कि शेक्सपियर और जिस तरह मिल्टन और मतलब जितने भी ग्रेट राइटर्स हमारे स्पेंसर, तो उन्होंने जो है उसी के फॉर्म्स को, उन्होंने उसी के स्टाइल को, उसी के अंदाज को वो कॉपी की और रफ्ता रफ्ता जो है उन्होंने लिटरेचर को प्रोड्यूस को। अगर आप थीम भी उन सारे वर्क का आप थीम देख ले तो इंसान को इंसान की नज़र से देखना। बेटा आई होप कि आपको अब इस बात का समझ आया कि व्हाट इज़ द रेनेसां मूवमेंट एंड हाउ यू विल डिफेंड द आंसर इफ यू आर आस्क्ड बाय एनीबॉडी अबाउट द रेनेसां मूवमेंट। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी हम मूवमेंट्स हैं, बेटा ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा आपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को शो करना है। असल में एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो आपने खुद को इस काबिल बनाना है ताकि उसको आप ये बात समझा दें कि आई एम द बेस्ट फिट ऑप्शन फॉर दिस पोजीशन। इस जॉब के लिए मुझसे कोई अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो फिर जो है आपने कुछ लॉजिकल आंसर देना है, ये नहीं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज रेनेसां, रेनेसां इज द रीबर्थ ऑफ नॉलेज और फॉर एग्जांपल रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो रिवाइवल ऑफ किस किस्म का लर्निंग? तो रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग। तो ये कैसा रिवाइवल हुआ? तो क्योंकि टर्क्स ने उसके ऊपर हमला की। तो बेटा आप इस तरह से इसको क्लियर करते जाएं, इंशाल्लाह बेटा मैं गारंटी देता हूँ। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़रूर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो आप इंशाल्लाह इंटरव्यू से आप कभी भी मायूस नहीं आएंगे। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो हमारे साथ, हमारे चैनल पे हमारे साथ रहें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जो फ़ायदा हो तो फिर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह।